नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो? मस्त हो? आप सभी का आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा सभी दोस्तों आपको पता है कि इससे पहले अपन ने अपने बेरोजगारी मापन की अवधारणाएं पढ़ी थी और बेरोजगारी मापन की अवधारणाएं मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से मैंने समझा दी थी। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं था, लास्ट में मैंने रिवीजन करवा दिया था। आज दोस्तों अपना भारत में रोजगार की संरचना की अपन बात करेंगे। थ्योरिकल पार्ट है, नोट्स है, लिखने का काम है, आपको उनको याद करना है, ज़्यादा कोई खास नहीं है। तो अपन इस चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और आप लिखेंगे भारत में रोजगार संरचना। आप हेडलाइन डालेंगे भारत में रोजगार संरचना, भारत में रोजगार संरचना। और अपन रोजगार संरचना में दोस्तों अपन कृषि क्षेत्र का, औद्योगिक क्षेत्र का और सेवा क्षेत्र का अपन बात करेंगे कि कृषि क्षेत्र में कितना रोजगार मिला हुआ है, औद्योगिक क्षेत्र में कितना रोजगार है और सेवा क्षेत्र में कितना रोजगार है। तो लगभग 49% के समथिंग आपका कृषि क्षेत्र में रोजगार लोगों को मिला हुआ है। कहने का मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि किस क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार मिला हुआ है, तो आपका उत्तर होगा सर सर्वाधिक रोजगार कृषि क्षेत्र में मिला हुआ है। सर्वाधिक रोजगार कौन से क्षेत्र में मिला हुआ है? कृषि क्षेत्र में मिला हुआ था। और ये जो आंकड़े हैं वो NSSO का 68वां दौर हुआ था दोस्तों 2011-12 में। उसके बाद में कोई दौर नहीं हुआ है। तो NSSO के 68वें राउंड के क्वेश्चन कई बार पूछे जाने की संभावना है, नहीं भी पूछे जा सकते। लेकिन दोस्तों अपने को रोजगार संरचना के बारे में अध्ययन करना काफ़ी जरूरत है। तो भारत में रोजगार संरचना के बारे में अपन बात करेंगे। लिखो तो अब नोट्स आप बनाते रहिए। NSSO का तो दोस्त आपको पता होगा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, पहले इसका नाम था नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, पता है ना। फिर NSSO और CSO को मिला के NSO कर दिया गया है ना। तो लिखिए NSSO के 68वें राउंड 2011-12 के रोजगार के आंकड़े दोस्तों अपने लिखने हैं। तो लिखेंगे अपन NSSO के 68वें दौर 2011-12, NSSO के 68वें दौर 2011-12 में रोजगार में लगे हुए लोगों का प्रतिशत, हिंदी में लिख लेंगे आप प्रतिशत, लोगों का प्रतिशत। लोगों का प्रतिशत कितना है भाई? NSSO का 68वां राउंड होता है 2011-12 में। उस राउंड के अनुसार रोजगार में कितने प्रतिशत लोग लगे हुए हैं। तो दोस्तों अपने जो क्षेत्र है उनका अपने अलग अलग अध्ययन कर लेते हैं कि कृषि क्षेत्र में कितना है, सेवा क्षेत्र में कितना है और उद्योग क्षेत्र में कितना है। तो कृषि क्षेत्र का मैंने आपको बताया था लगभग 49% है, कहने का मतलब 48.9% है। तो दोस्तों आप अपने इन तीनों का नाम लिखेंगे आप। और पहले आप लिखेंगे कृषि व संबंध व्यवसाय में, कृषि व संबंध व्यवसाय में, कृषि व संबंध व्यवसाय में, अभी लिखते हैं रेड के पेन से लिखेंगे 48.9। फिर लिखेंगे आप दोस्तों औद्योगिक क्षेत्रों में, आप फिर लिखेंगे औद्योगिक क्षेत्रों में, रेड के पेन से लिखेंगे इधर औद्योगिक क्षेत्रों में। और फिर आप लास्ट का लिखेंगे सेवा क्षेत्र में, फिर लास्ट में लिखेंगे आप सेवा क्षेत्र में। एक सेकंड दोस्तों, सेवा क्षेत्र में आप लिखेंगे 26.7%, इसमें लिखेंगे 24.4% और इसमें आप लिखेंगे 48.9%। ये डाटा दोस्तों आप उतार लो। इतने लोग, कहने का मतलब जो सर्वाधिक मैंने कहा था 48.9, मतलब कि लगभग 49% जो रोजगार मिला हुआ है वो आपका किस में मिला हुआ है? लोगों को रोजगार कृषि में मिला हुआ है। लेकिन GDP की बात करिए, बताओ मेरे को GDP में बताओ, GDP में कृषि का योगदान कितना है बताएंगे? देखिए तो मैं दोस्तों आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, लिखना नहीं है आपको। GDP में आपको मैंने कृषि का योगदान कितना बताया था? 18% बताया था। औद्योगिक क्षेत्र का आपका GDP में योगदान कितना था? 28% था। और सेवा क्षेत्र का आपका लगभग 54% था। बताओ दोस्तोों, लगभग पूरा डाटा बता दूं क्या, या आप भी याद करोगे? सर्च करो, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को सर्च करना है, मैं तो बता दूंगा फटाफट। अभी 54.72 था, 27 पॉइंट समथिंग था, 17 पॉइंट समथिंग था।
करो याद, उतारो। तो 1968 दौर के रोजगार में लगे लोगों का प्रतिशत कितना है? कृषि में कितने लोग लगे हुए हैं? 48.9, औद्योगिक क्षेत्र में 24.4 और सेवा क्षेत्र में 26.7 लोगों को क्या मिला हुआ है? रोजगार मिला हुआ है। उतार लो। जीडीपी का 200 अवश्य उतार लेना। 18, 28, 54 मैंने बता दिया है, लगभग आप सभी को आप उतार देना अपने देख के। ओके, तो 1968 दौर के ना रोजगार में लगे लोगों का कितना प्रतिशत है? कृषि में 48, औद्योगिक में सेवा में 26। अभी मैं नोट वो लिखा देता हूँ कि सर्वाधिक। देखो रोजगार की दृष्टि से, लिखो रोजगार की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से कृषि क्षेत्र को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। रोजगार की दृष्टि से कौन से क्षेत्र को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है? कृषि क्षेत्र को माना गया। क्यों माना गया है? क्योंकि इसमें 49% लोगों को क्या मिला हुआ है? लगभग रोजगार मिला हुआ है। उतारो दोस्तों, उतार लिया होगा। रोजगार दृष्टि कृषि क्षेत्र को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। क्यों माना गया? क्योंकि इसमें इतना प्रतिशत लोगों को रोजगार मिला हुआ है। आज दोस्तों अपने ज़्यादातर डाटा का ही काम रहेगा। रोजगार ज़्यादा कुछ समझाने वाला काम नहीं है, बस आपको नोट्स उतारने हैं और आपको याद करने हैं। बताओ देखिए, अब बताओ देखो मेरे को एक बार वापस बताओ देखिए, कितना योगदान था, देखिए कितना योगदान था, देखिए अब बताओ देखिए। आपने नोट्स लिख लिए होंगे, अब देखना नहीं है, नोट्स को देखना नहीं है। अपन वापस बात कर लेते हैं, वापस रिविजन कर लेते हैं कि रोजगार में कितना लोग। एक तो रोजगार का था कृषि, एक था उद्योग और एक था सेवा। बताओ कृषि, उद्योग, सेवा। फिर अपन बात करेंगे जीडीपी में भी। तो बताओ कृषि का कितना था, उद्योग का कितना था, सेवा का कितना था। कॉपी में नकल नहीं करनी है और फिर करना है। बताओ, कॉपी में नकल नहीं करनी है। मैं बता दूं, रोजगार सेवा में कितना था? 26, रट लो, 26 था। और कृषि में कितना था? लगभग 49% था। 2 याद कर लो, तीसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। लगभग 24% के समथिंग आ जाएगा। ठीक है। और जीडीपी में बताओ कृषि का कितना है? 18, 10 बढ़ा दो 28, 28 दूना 56, 54 के लमसम 18, 28, 54। ओके, ये रिवीजन हो गया दोस्तों। वापिस करूँगे रिवीजन, कर लेना आराम से ना। अब अपने विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग का, निर्माण क्षेत्र का आदि का भी योगदान अपन देख लेते हैं कि विनिर्माण का 12.6 है, निर्माण का 10.6 है। अभी अपन देख लेंगे ना, धीरे धीरे सारे अपने डाटा का एनालिसिस आराम से कर लेंगे। लिखो विनिर्माण का कुल रोजगार में हिस्सा कितना है? विनिर्माण का कुल रोजगार में हिस्सा 12.8% है। कितना है दोस्तों? 12.8%। विनिर्माण यानी आप क्वेश्चन में लिख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग। उतारने में ज़्यादा जल्दी मत किया करो, मेरे को उतारने के बाद में उतार लिया करो। आप पहले लिख लिया करो, समझ लिया करो, याद कर लिया करो ना। तो विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग का कुल रोजगार में हिस्सा कितना है? 12.8% हिस्सा है। ठीक है, लिखो व्यापार, ज़्यादा इंपोर्टेंट लिख लो, बिना ज़्यादा नहीं है। व्यापार, होटल, रेस्तरा का कुल रोजगार में हिस्सा 11.4% 11.4% है। होटल का, व्यापार का, इनका कितना हिस्सा है? 11.4 है। विनिर्माण का कितना है? 12.8 है। ओके, नेक्स्ट वो लिखो निर्माण क्षेत्र का, मैंने भी बताया था। निर्माण क्षेत्र का रोजगार में हिस्सा 10.6% है।
रोजगार के हिस्सा 10.6। और मैं और भी है मेरे पास लिखाने के लिए, लिखाऊंगा नहीं। सर्वाधिक जो वृद्धि हो रही है ना वो निर्माण क्षेत्र में हो रही है। निर्माण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर रहा है रोजगार। लेकिन जो ये इस व्यापार में जो व्यापार क्या सॉरी जो इस रोजगार में वृद्धि हो रही है निर्माण क्षेत्र में, जो इस काम की जो कार्य है ना वो थोड़ा लो लेवल का है इसमें ना, समझ गए होंगे। श्रमिक वगैरह का था नहीं, लेकिन ये खूब प्रोग्रेस करा। आप भी देख रहे होंगे मकान वगैरह बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम कितना चल रहा है अपने देश में ना, और कोरोना के बाद में तो बहुत ज़्यादा चल रहा है ना। तो मैं ज़्यादा वो एक्स्ट्रा मैटर है मेरे पास, लेकिन मैं आपको लिखूंगा नहीं, मोटा मोटा लिखा रहा हूँ। विनिर्माण का 12.8 लिख लिया, व्यापार होटल का 11.4 लिख लिया, निर्माण क्षेत्र का हिस्सा कितना लिख दिया 10.6 लिख लिया। आज डाटाओं का काम है दोस्तों कुल मिला के, थोड़ा बहुत और है मैं भी करा दूंगा, ज़्यादा आपको नहीं लिखाने वाला हूँ मैं, क्योंकि फिर इतना याद भी नहीं होता, फिर कन्फ्यूज भी हो जाते हो। डाटा इतना ज़्यादा पूछे भी नहीं जाते, जो पूछ जाएंगे वो योजनाएं पूछी जाती है दोस्तों है ना। एक लिखो 4 नवंबर 2000 को राष्ट्रीय विनिर्माण नीति आई थी, लिखो दोस्तों 4 नवंबर 2011 को कौन सी राष्ट्रीय विनिर्माण नीति आई थी, इसके बारे में अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं। 4 नवंबर 2011 को 4 नवंबर 2011 को 4 नवंबर 2011 को ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी लिख लेते हैं। 4 नवंबर 2011 को घोषित राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, कौन सी नीति थी? राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, जिसमें 2022 तक 10 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। ये लिखूंगा मैं लाइन 4 नवंबर 2 प्रश्न आ जाए राष्ट्रीय विनिर्माण नीति कब बनी थी? राष्ट्रीय विनिर्माण नीति तो 4 नवंबर 2011 को, तो 4 नवंबर 2011 को घोषित राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, इसमें 10 करोड़ अतिरिक्त रोजगार के अवसर लिख रखा है ना। तो वर्ष मैंने लिखा दिया था अभी, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वर्ष 2022 तक 10 करोड़ अतिरिक्त रोजगार, 10 करोड़ अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। कुछ नहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उतार लो फिर भी, ठीक है। कितना? 4 नवंबर 2011 को घोषित राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में वर्ष 2022 तक 10 करोड़ लोगों को अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। कौन सी नीति भाई साहब? राष्ट्रीय विनिर्माण नीति। बताओ देखिए निर्माण क्षेत्र का हिस्सा कितना है, देखिए बताओ, देखिए निर्माण क्षेत्र का हिस्सा कितना है? 10.6 है क्या? बिल्कुल, इसे याद कर लो 10.6। ओके दोस्तों, अब अपन थोड़ा सा और कर लेते हैं, क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। एक होता है क्षेत्र औपचारिक क्षेत्र और एक होता है अनौपचारिक क्षेत्र। तो बस सीधा लिखते जाओ दोस्तों, औपचारिक क्षेत्र नोट्स बस बनाते जाओ, और क्या नोट्स डाटाओं का काम और कुछ नहीं। औपचारिक क्षेत्र एक है, अनौपचारिक क्षेत्र। औपचारिक को कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? फॉर्मल, है ना, और इसको बोलते हैं इनफॉर्मल। लिख लेना FRML, है ना, कोई लिखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। औपचारिक क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र, इसमें ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखूंगा। औपचारिक क्षेत्र कौन सा होता है? जिसमें 10 से अधिक कोई संस्था, जिसमें 10 से अधिक काम आदमी करते हैं ना, वो तो होता है कौन सा? औपचारिक क्षेत्र। और जिसमें 10 से कम आदमी काम करते हैं, असंगठित होते हैं, उसको कौन सा बोलते हैं? अनौपचारिक क्षेत्र बोलते हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में कौन कौन से आता है? जैसे कि छोटी दुकान है, रेडी है, रेडी वेडी नहीं होती, गली वड़ी में रेडी वगैरह लगी होती है ना, तो छोटी दुकानें हैं, रेडी है आदि किसमें आते हैं? अनौपचारिक क्षेत्र में आते हैं। और औपचारिक क्षेत्र में कौन आते हैं? जिस क्षेत्र में 10 या 10 से अधिक लोग लगे हुए होते हैं, तो यह हो गया अनौपचारिक क्षेत्र और औपचारिक क्षेत्र। तो औपचारिक क्षेत्र की मैं आपको थोड़ी सी लैंग्वेज लिखा देता हूँ। देखो, जिस क्षेत्र में 10 से अधिक व्यक्ति कार्य, जिस क्षेत्र में 10 से व्यक्ति अधिक कार्य करते हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? औपचारिक क्षेत्र बोलते हैं। और अनौपचारिक क्षेत्र वो छोटे मोटे वो हो गया। इसका रोजगार में इस क्षेत्र का रोजगार में योगदान
रोजगार में योगदान कितना है दोस्तों? 8% है। कितना है? 8% है। और इसका कितना है? इस क्षेत्र का, इसको लिख लो आप, इसको असंगठित क्षेत्र भी बोलते हैं ना, कहीं भी लिख लो ना। ये असंगठित क्षेत्र होगा, आपने बिजनेस में भी पढ़ा होगा, आपको संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र है ना। इस क्षेत्र का रोजगार में योगदान कितना है बताओ दोस्तों? 92% है। ज़्यादा दोस्तों इसका, क्योंकि असंगठित बहुत सारे रहते हैं ना, कहीं हर जगह अपने गली मोहल्ले भारत देश में तो ज़्यादातर असंगठित ही है, तो इसका योगदान कितना है? 92% है। तो आप लिखेंगे इस क्षेत्र का रोजगार में योगदान कितना है? 92% है। और जो औपचारिक क्षेत्र फॉर्मल है, जिसमें 10 से अधिक लोग लगे, इस क्षेत्र का रोजगार में योगदान कितना है? 8% उतार लो दोस्तों। ये दोस्तों आपका औपचारिक और अनौपचारिक भी हो गया है। औपचारिक क्षेत्र अनौपचारिक क्षेत्र में अंतर भी होते हैं, लेकिन ठीक है, मेरे को तो ये आंकड़े लिखाने देखिए। औपचारिक क्षेत्र का हिस्सा 8% है और अनौपचारिक क्षेत्र का हिस्सा कुल रोजगार में कितना है? 92% है। अब अपने महिलाओं की और पुरुषों की बात करते हैं कि महिलाएं तो कितनी है स्वरोजगार में लगी हुई है, और पुरुष स्वरोजगार में कितने लगे हुए हैं। तो कुल पुरुषों का दोस्तों मैं बता देता हूँ, कुल पुरुषों का 51% जो पुरुष है ना, पुरुषों में 51% पुरुष तो क्या है? स्वरोजगार में लगे हुए हैं। और 56% जो महिलाएं हैं ना, वो क्या है? स्वरोजगार में लगी हुई है। तो इसको दोस्तों अपने लैंग्वेज में लिख लेते हैं। लिखो दोस्तों, NSSO के 68वें दौर के अनुसार कुल पुरुषों का 51%, रेड के पेन से लिखता हूँ दोस्तों मैं, कुल पुरुषों का 51% तथा कुल पुरुषों का 51% तथा कुल महिलाओं की कुल महिलाओं की 56% महिलाएं। कुल पुरुषों का, कुल जितने भी पुरुष है ना, उनमें से 51% है। जितनी भी महिलाएं है ना, उन महिलाओं में से 56% महिलाएं क्या है? स्वरोजगार में लगी हुई है। तो कुल पुरुषों का 51% था, कुल महिलाओं की 56% महिलाएं स्वरोजगार में लगी हुई है। स्वरोजगार जानते हो क्या? खुद का रोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार में लगी हुई है। उतारो दोस्तों, आगे वो लिखाते हैं आपको। एक दो डाटा और है दोस्तों, फटाफट करा देते हैं, फिर मैं आगे आपसे बात करता हूँ। लिखो दोस्तों, PLFS क्या? श्रमिक जनसंख्या अनुपात। PLFS रिपोर्ट के अनुसार श्रमिक जनसंख्या अनुपात वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, WPR, क्वेश्चन में लिखेंगे एक सेकंड दोस्तों, दोस्तों टेक्निकल समस्या थी थोड़ी सी। PLFS
PLFS रिपोर्ट के अनुसार जो श्रमिक जनसंख्या अनुपात WPR वर्क पॉपुलेशन रेट है 2017-18 में कितना था दोस्तों 46.8% से बढ़कर श्रमिक जनसंख्या अनुपात 2023-24 में कितना हो चुका है 58.2% हो गया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, उतार लेना है ना। उसी प्रकार 2023 में जो सामान्य स्थिति पर बेरोजगारी की दर कितनी है दोस्तों 3.2% है। ये भी दोनों क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, उतार लो आराम से। नोट लिखेंगे, एक नोट है या वैसे लिख दो। इस अपन पढ़ रहे मानक मानव वर्ष, मानव वर्ष स्टैंडर्ड पर्सन ईयर इंग्लिश वाले लिखना चाहिए तो लिख लो स्टैंडर्ड पर्सन ईयर। क्या होता है दोस्तों स्टैंडर्ड पर्सन ईयर? मानक मानव वर्ष। ये क्या होता है कि कैसे याद करोगे इसको? मानक वर्ष मतलब कि एक व्यक्ति को 8 घंटे काम मिल जाए ना, 8 घंटे पर डे, और कितने दिन तक ये काम 8 घंटे प्रतिदिन इस आदमी को ये काम 273 दिन तक मिल जाए ना भाई साहब, उसको क्या बोलते हैं? मानक मानव वर्ष बोलते हैं। जैसा कि सरकारी ऑफिसों में आपने देखा होगा दोस्तों, सरकारी ऑफिसों में क्या होता है दोस्तों, कितना घंटा होता है? सुबह 9:30 से ऑफिस चालू होता है और लगभग 6 बजे तो खुला रहता है। 8.5 घंटे या 8 घंटे मान लो, तो 8 घंटे की वो नौकरी होती है। और इसी प्रकार 8 घंटे की नौकरी और कहीं आदमी करे, काम करे, और वो 273 दिन तक ऐसा काम कर लेना, तो आपने उस काम को क्या कहेंगे, या उस व्यक्ति को कैसा मानक मानव वर्ष कहेंगे? स्टैंडर्ड पर्सन ईयर। 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 273 दिन उसको काम मिल जाना चाहिए। तो आप लैंग्वेज में लिखो, एक व्यक्ति को 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से, कितने? 8 घंटे प्रतिदिन, 8 घंटा काम मिलना चाहिए। 8 घंटे एक व्यक्ति को 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से, यदि वर्ष में 203 दिन रोजाना मिल जाए तो के हिसाब से, यदि वर्ष में 273 दिन रोजगार मिल जाए तो, कितने दिन? 273 दिन रोजगार मिल जाए तो यह मानक वर्ष कहलाता है। तो यह मानक मानव वर्ष कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, 8 घंटे प्रतिदिन कितने दिन तक? 273 दिन तक काम मिल जाए तो यह मानक मानव वर्ष कहलाता है। अब जैसा कि दोस्तों आपको मैंने बता दिया था कि मैं ग्रामीण विकास करा रहा था, और ग्रामीण विकास काफ़ी लंबा चैप्टर था, लेकिन आपको पता, मैंने कई बार बताया था कि दोस्तों जो ग्रामीण विकास है वो
गरीबी, बेरोजगारी आदि चैप्टर्स का एनालिसिस कर रहा है और मैं सारी योजनाओं को वही करवाना चाहता था। लेकिन मैंने आपके कमेंट्स वगैरह देखे, आप बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे सर, बहुत लंबा खींच दिया ग्रामीण विकास को। दोस्तों आपसे ज़्यादा मैं ज़्यादा बोर हो गया था, क्योंकि काफ़ी लंबा मैंने मेहनत की थी, लेकिन आपने ग्रुपों पर ऐसा भूचाल मचा दिया था, सर बहुत लंबा हो गया यार, क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया आपके। अरे मैं करा रहा हूँ ना मेरे हिसाब से, आपको क्या जल्दी थी। यदि मैं वहीं करता तो कुछ योजनाएं थी मैं वहीं करवा देता, लेकिन फिर भी रोजगार संबंधित कुछ योजनाएं फिर बच गई तो मैं उन योजनाओं को वहीं करवा देता, लेकिन कुछ योजनाएं बच गई है दोस्तों, तो उन योजनाओं को मैं अब मेरे को यहाँ पर लेना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, कुछ योजनाओं को अपन यहाँ हल कर लेंगे। तो अब अपना थोड़ा सा और बच रहा है इस चैप्टर का हिस्सा, कुछ योजनाएं और है रोजगार से संबंधित या बेरोजगारी से संबंधित जो भी है। तो कुछ योजनाएं, जो नई योजनाएं है जो भी है, उन योजनाओं का अपने यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। ज़्यादातर ये जो योजनाएं होगी वो अपडेटेड होगी, नहीं होगी। विगत भर्ती में भी इन योजनाओं से, नई योजनाओं से कई क्वेश्चन पूछे गए थे, तो दोस्तों अपन को वापस से इन योजनाओं को तैयार करना है। तो योजना है कुछ नई है, इनके जो डाटा अपन को लिखना है। जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब आई थी, सभी पता है आपको, कोविड के कारण आई थी। सभी को गेहूँ वगैरह जो खाद्यान्न वगैरह उपलब्ध कराया गया था। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है। सौभाग्य योजना मैंने आपको लिखा दी थी, हर घर बिजली, सहज बिजली, बिजली वाली योजना है। कुछ उदय योजना है जो कि बिजली वाले से है, कि बिजली की जो कंपनियां घाटे में चल रही है उनको भी थोड़ी सहायता करनी है और हर व्यक्ति को 24 घंटे बिजली मिले, इनके लिए उदय योजना थी। एक सौभाग्य योजना थी, एक मैंने आपको बता दी थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना थी, जिसमें पहल योजना भी आती है। तो उज्ज्वला योजना मैंने आपको बता दी थी 1 मई 2016 को जो प्रारंभ हुई थी, आपको ये भी मैंने आपको बता दी। उजाला योजना आपको मैंने बता दी थी, उदय योजना अभी बता दी है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना मैंने आपको बता दी है। इस प्रकार छोटी मोटी जो योजनाएं और है, तो उन योजनाओं को मैं आपको थोड़ा थोड़ा लिखा देता हूँ, तो उन योजनाओं को आप यहीं लिख ले और इस प्रकार अपन लिखते हैं दोस्तों। तो पहली बात तो अपनी योजना लिखेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो आप लिखेंगे दोस्तों योजनाएं में लिखो अन्य योजनाएं, लिख लो या प्रमुख योजनाएं, कुछ भी आप हेडलाइन डालो। प्रमुख योजनाएं, रोजगार से संबंधित जो अपनी प्रमुख योजनाएं है, गरीबी बेरोजगारी जो भी मान लो, तो आप लिखेंगे PM यानी प्रधानमंत्री। चलो लिखो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। साथ साथ दोस्तों मैं साथ साथ नोट लिखा जाऊंगा, साथ साथ ही पढ़ाता जाऊंगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब चली थी दोस्तों? 26 मार्च 2020 को लॉकडाउन में चली थी दोस्तों। लॉकडाउन कब लगा था पता था क्या आपको? 26 मार्च 2022 मार्च को लग गया होगा मेरे हिसाब से, मेरे को याद है मैं ऑफिस में गया हुआ था, लॉकडाउन लग गया था, जयपुर से आ गए थे अपने घर की ओर, लॉकडाउन बॉर्डर था, तो 22 मार्च के आसपास हो गया था। मोदी जी ने शुरू में 2-3 दिन की छुट्टी कर दी थी। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब चली थी? 26 मार्च 2020 को चली थी। इसमें राहत पैकेज कितना दिया गया था, वेबसाइट पर ऑथेंटिक दोस्तों ये, तो इससे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछने जाने की राहत पैकेज की तो संभावना कम है, लेकिन फिर भी आप लिखो 1.70 लाख करोड़ रुपए, बस इतना ही लिख लो। इसमें योजना की डेट याद रख लो आप तो, कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब आई थी? 26 मार्च 2020 को। ये लिख लो तो कोविड के दौरान हिंट रहे तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट योजना सौभाग्य योजना मैंने कल बता दी थी, फिर भी और बता देता हूँ, दोबारा लिखा देता हूँ। सौभाग्य योजना बिजली से संबंधित है दोस्तों, 2017 में है, 2017 में। लक्ष्य क्या लिखना, यही लिख लो आप तो बस, और क्या, हर घर बिजली पहुंचाना। बिजली का काम है तो हर घर बिजली पहुंचाना है ना। तो सौभाग्य योजना हर घर बिजली पहुंचाना। सहज बिजली हर घर बिजली, इसका लोगो क्या है? लोगो लिखना चाहो तो लोगो, या इसका वो क्या बोलते हैं, इसका स्लोगन, सहज बिजली। ऐसा नहीं आता है फिर भी लिख लो, लिखो तो नहीं, रहने दो। सहज बिजली हर है ये ना, घर नहीं है, हर घर बिजली, हर घर बिजली, सहज बिजली हर घर बिजली। अब लिखेंगे उदय योजना जो मैंने अभी बताई थी आपको। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे, अपन हाथों हाथ लिख लेंगे योजना, जो करंट की योजनाएं हैं दोस्तों। आप और योजनाओं को भी टच में रहना है। बाकी जो कुछ बच जाता है दोस्तों, अपन MCQ सीरीज में भी उनको हल कर लेंगे, एग्जाम के पास में लिखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट लिखेंगे उदय योजना।
उदय योजना, ये है दोस्तों उदय, है ना, उदय योजना, उदय एश्योरेंस योजना, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, है ना। इसकी फुल फॉर्म आप लिखना चाहो तो लिख लो दोस्तों, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उज्ज्वल ऐसे लिखो तो ऐसे लिख लो, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उज्ज्वल डिस्कॉम जानते हो ना, कंपनियां वगैरह का जो है ना, कंपनियां होती है ना बिजली वाली की, उनको क्या बोलते हैं, डिस्कॉम बोलते हैं ना। तो उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। ओके, अच्छा लिखा ही नहीं का डेट, ये लिख लो नवंबर 2015, नवंबर 2015। थोड़ा सा उद्देश्य भी इसमें लिखा देता हूँ मैं, लिखो उद्देश्य, उद्देश्य 24 घंटे विद्युत सुविधा सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाना। और एक इनका भी है, इनका भी कुछ पूर्ण होना चाहिए, इनका भी जो हाँ गाठे में चल रही है ना कंपनियां, इनका भी क्या होना चाहिए, इनको भी फायदा मिलना चाहिए। देखो विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार करना, ये है इसका दोस्तों। उतारो नेक्स्ट लेते हैं फिर। अब लिखेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। लिखो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। लिख लो नवंबर 2014, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना नवंबर 2014। एक राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना 2005, इसको उसका इसमें भी लेख कर दिया गया है। लिखो दोस्तों, ये तो अपन को पहले लिखना है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को इसमें मिला दिया गया है। किसमें मिला दिया गया है? पंडित दीनदयाल जी में मिला दिया गया है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में मिला दिया है किसको? राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना को इसमें मिला दिया गया है। उद्देश्य लिखो, बिजली की 24/7, 24 घंटे एक वीक में ना, 24/7 बिजली की 24/7 आपूर्ति सुनिश्चित करना। बिजली की आपूर्ति 24 घंटे और वीक 7 दिन में पूरे क्या करना? आपूर्ति क्या करना? 24/7 आपूर्ति सुनिश्चित करना। अब आप लिखेंगे प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2015 में चली थी, 25 जून है ना। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 25 जून 2015 उतारो 25 जून 2015। उद्देश्य लिखो 2022 तक, वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी को आवास उपलब्ध करवाना। 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी को आवास उपलब्ध कराना। वो योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 25 जून 2015 को आई थी। एक लॉकडाउन में आई थी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स। 10-10 हज़ार रुपये ले लो भाई, लोन के ले लो, कार्यशील लोन ले लो। प्रधानमंत्री लिखो, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स लिखो। नई योजना लिखो, पीएम लिख लो या पीएम पूरा लिख लो। चलो, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स। स्ट्रीट जानते हो क्या? स्ट्रीट यानी गली, STREET स्ट्रीट। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना प्रधानमंत्री ने चलाई थी भाई लॉकडाउन में। याद हो तो? मेरे तो याद है, आपको याद नहीं होगी भाई। अखबार पढ़ते थे इसलिए। प्रधानमंत्री स्ट्रीट है, स्ट्रीट ऐसे लिखा हुआ है, स्ट्रीट। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर जानते हो क्या होता है? छोटी दुकान वाले एरिया नहीं होते क्या, रेडी वाले जो सामान वगैरह बेचते हैं उनको वेंडर्स बोलते हैं ना। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना प्रधानमंत्री लिखो 1 जून 2020 में आई थी। लिखो 1 जून या जून 2020। लॉकडाउन के बाद में चली थी भाई। लॉकडाउन मार्च में आया था, अप्रैल मई जून में ये योजना इनके लिए चला दी। 1 जून 2020। 10 हज़ार रुपये दिए गए थे, लिख लो इसमें। लिखो स्ट्रीट वेंडर्स को अब पूछे जाने की संभावना कम है वैसे इस प्रश्न की। स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये तक कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध करवाना है ना दोस्तों। 10,000 तक कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध करवाना। आगे लिखो प्रधानमंत्री रोजगार तो मैंने करा दी। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना लिखो। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016। ज़्यादा कोई मोस्ट नहीं है इसमें ना। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन, प्रधानमंत्री ने रोजगार प्रोत्साहन किया। जो नियोक्ता थे ना, जो नौकरी देने वाले थे लोग है ना भाई, उनको क्या किया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको क्या करो भाई। लॉकडाउन क्या प्रधानमंत्री रोजगार क्या कहा कि नियोक्ताओं को क्या कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करो, नौकरी दो। फिर उन्होंने क्या किया था, अंशदायी जो है ना उनके जो GPF में अंशदायी फंड में जो पैसा होता ना, उनमें सरकार ने 8.3 से 12% क्या किया था, सहायता की थी। तो लिख लो यार, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है दोस्तों। आप तो ये लिख लो प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016। लिख लो चलो लिखो सरकार, रोजगार से संबंधित है ना इसलिए। सरकार नियोक्ताओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए क्या बोल रहे हैं कि सरकार नियोक्ता जो नौकरी देते हैं, सरकार नियोक्ताओं को रोजगार के अवसर दो भाई, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। सरकार नियोक्ताओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रोत्साहित
कर रही है। लिखो सरकार कितना देती है इसमें, सीधा सा लिख लो कर्मचारी, लंबा ही हो गया वैसे कोई मतलब नहीं, कर्मचारी भविष्य निधि का 8.33 से 12% तक योगदान देती है। सरकार लिखना पहले दोस्तों, यहाँ सरकार कर्मचारी भविष्य निधि का 8.33 से 12% तक क्या देती है, योगदान देती है। लिखो तो लिखो, नहीं कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा हो रहा है इसे ना, तो अपन आप तो जानते हो अपना एक्स्ट्रा में विश्वास कम ही करते हैं, अपन कचरे में अपना विश्वास कम ही करते हैं। अपन को तो मैटर को कैसा पढ़ना है, सिलेक्टेड ही पढ़ना है। अब लिखो दोस्तों, थोड़ा बहुत और बच रहा है अपने, स्टैंड अप इंडिया तो मैंने लिखा दिया था ना, स्टैंड अप इंडिया, मेकअप इंडिया 25 क्षेत्र है ना, मेकअप इंडिया वाला याद कर लेना, 25 सितंबर 2014 वाला स्टैंड अप इंडिया वो कर देता हूँ 2016 वाला। SC/ST को क्या मिलता है, लोन मिलता है दोस्तों, इसमें 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक लोन मिलता है। 5 अप्रैल 2016 को प्रारंभ हुई थी और 10 लाख से 1 करोड़ तक लोन मिलता है। तो ये योजना आपको मैं और करा देता हूँ। तो योजना का नाम लिखेंगे दोस्तों स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप यूपी है, स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया लिखोगे 5 अप्रैल 2016। मैंने बता दिया था डिजिटल स्किल 2015 में आए थे, स्टैंड अप स्टार्टअप है ना 2014, 15, 16 में। तो स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को आई थी। लिखना है इसमें SC और ST को क्या मिलता है, लोन मिलता है, तो वो आप लिख ले स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016। लिखो उद्देश्य लिखेंगे इसमें, उद्देश्य ST व SC के पुरुष व महिलाओं को उद्यमिता के लिए, उद्यमिता यानी धंधा करो भाई, इंटरप्रेन्योर आप तो जानते हो ना, उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना। क्या है इस योजना का मुख्य लक्ष्य, स्टैंड अप इंडिया कि SC/ST के पुरुष और जो महिला है उनको उद्यमिता के लिए, अपना खुद का बिजनेस लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है। भाई प्रोत्साहित तो करना है, ऐसे कैसे लगा ले अपने बिजनेस, पैसे तो दो, तो सरकार ही हम आपको पैसे भी देंगे, घबरा रहे क्यों हो, है ना। ठीक है, तो दोस्तों उद्देश्य क्या था, ST व SC के पुरुष व महिलाओं को उद्यमिता के लिए क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। और क्या है, लिखो 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक, रेट के पेन से लिखना, लिखो तो 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक, 1 करोड़ रुपए तक ऋण की सुविधा प्रदान की जाती। किसको मिलेगी दोस्तों, SC/ST वालों, ये उन्हीं को मिली है ना, उन्हीं के लिए ये योजना है। तो बार बार में मैंने नहीं लिखा है ना। ये दोस्तों आपकी हो गई स्टैंड अप इंडिया भी पूरी हो गई। SC/ST 10 लाख से 1 करोड़ मैंने बता दिया था। 5 अप्रैल 2016 को ये आपकी योजना शुरू हुई थी, स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को आपकी। अब राजस्थान से संबंधित 1 फरवरी 2019 में एक योजना चली थी, उसके बारे में थोड़ा सा और अध्ययन कर लेते हैं। लिखो राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना, राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना या मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना या मुख्यमंत्री
युवा संबल योजना। बेरोजगारी भत्ता वाले तो चल ही रही है, आपको पता है पहले से चल रहा है, लेकिन और इनके नाम बार बार में चेंज होते रहते हैं। तो शुभारंभ कब हुआ था, लिख लो 1 फरवरी 2019, फरवरी 2019। पहले जो क्वेश्चन आते थे करंट में, क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ हुई थी, 1 फरवरी 2019 को प्रारंभ हुई थी। ठीक है, अब इसमें तो क्या करना है, वही दिया जाता है 4000 पुरुषों को और महिलाओं को 4500 रुपये, वो लिख लो और हो गया। और क्या है, बेरोजगार भत्ता देता है। हाँ, इंटर्नशिप भी होती है इसमें, इंटर्नशिप होती है कितनी, कैसे याद करोगे, सरकारी ऑफिस का टाइम कितना होता है, 8 घंटे का होता है, ध्यान रखना, आधे घंटे कर लेंगे उसका, आधे घंटे मतलब आधा दिन काम कर लेंगे, तो आधा दिन कितना हो गया, 4 घंटे हो गए, तो 4 घंटे काम करेंगे 3 महीने के लिए, इंटर्नशिप होती है। तो ये भी लिख लो आप, राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ हुई थी, 1 फरवरी 2019 को इसका शुभारंभ हुआ था। पुरुषों को भत्ता कितना लिखते, लिखो पुरुषों को भत्ता अलाउंस, पुरुषों को भत्ता कितना है, लो भाई 4000 रुपये प्रतिमाह। लिया है क्या आपने भी, आहा, भत्ते का नाम, बेरोजगारी भत्ते का नाम लेते हैं, कोशिश होती है यार बेरोजगार है थोड़े पैसे तो ले ले, लेकिन मिलते बहुत मुश्किल से, बहुत सारे रूल लगा देती है गवर्नमेंट। महिलाओं को भत्ता कितना है, 45 रुपये प्रति माह है। इंटर्नशिप वो भी लिख लो, 4 घंटे में प्रतिदिन, 4 घंटे प्रतिदिन 3 माह के लिए, 3 माह के लिए इंटर्नशिप प्रदान की जाती है, इंटर्नशिप प्रदान की जाती है। कितने दिनों के लिए प्रदान की जाती है, मैंने बता दिया ट्रिक। 4 घंटे कैसे याद करोगे, ऑफिसों का टाइम कितना होता है, 8 घंटे होता है ना, तो आधा दिन कितना हो गया, 4 घंटे हो गए, 3 महीने कर देना, 4 और 1 3 कर देना, 3 महीने जाओ भाई साहब सरकारी ऑफिस में, जाओ वहाँ सरकारी ऑफिस के बारे में जानो, काम करो, आराम से बैठे रहो 4 घंटे तक, 3 महीने जाओ, इंटर्नशिप लो और बेरोजगारी भत्ता लो। और बेरोजगारी भत्ता लेना है क्या, सरकारी तनख्वाह लो, अब तो दादा हो जल्दी से लगा के, ऐसी बात है ना। आगे अपने पढ़ लेते हैं, एक और पढ़ते हैं, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर वो उस समय आया था ये 18-19 जब योजना चली थी, तो ये क्वेश्चन आया था उस समय ये क्वेश्चन आया था, उस समय ये क्वेश्चन आया था। लिखो मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, मुख्यमंत्री युवा कौशल, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना अक्टूबर 2019 में, ये क्वेश्चन उस समय आया, मेरे याद है किसी एग्जाम में आया था ना। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना अक्टूबर 2019 में क्या था, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, कॉलेजों में जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ना, उनको क्या देनी थी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से संबंधित स्किल्स उनका बढ़े, स्किल से संबंधित उनको ट्रेनिंग दी जाती थी कि यदि उनके पास स्किल्स होगी तो उनको रोजगार मिल जाएगा या खुद का स्वरोजगार लगा लेंगे। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी लिख लो मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना अक्टूबर 2019। लिखो कॉलेजों में स्किल डेवलपमेंट, आप लिखना, हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लेना दोस्तों, स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास। कॉलेजों में स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रशिक्षण देना, जिससे उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। और रोजगार से संबंधित दोस्तों रोजगार चैप्टर है, बेरोजगारी है, तो कौशल इनके बारे में अपने को पढ़ना काफ़ी जरूरी था, काफ़ी आवश्यक था कि अपने को इनके बारे में भी अपने को पढ़ लेना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार ये चैप्टर भी पूरा होता है, आपको खुशी बनाओ, अपना सिलेबस हो रहा है फटाफट।
दोस्तों ग्रामीण विकास का खींचने का मुख्य उद्देश्य मेरा यही था, क्योंकि मैं 2 चैप्टर को एक साथ लेके चल रहा था और योजनाओं का मैं उसी में करा रहा था, तो योजनाएं थोड़ी बहुत इसमें थी, उसमें मैंने योजनाएं दे दी। यदि मैं इसमें नरेगा लिया था, प्रधानमंत्री रोजगार योजना लिया था, अन्य प्रकार की सभी प्रकार की योजनाएं इसमें लिया था, तो वो बात बराबर थी, तो मैंने बैलेंस बना दिया है। मैंने चैप्टर को पूरा आज करवा दिया है दोस्तों। थोड़ा थ्योरी वाला पोर्शन था, हो सकता है आपको थोड़ा बोरिंग लगा हो, थोड़ा कंसेप्ट वाली बातें कम थी, शुरू में थी, लेबर फोर्स वर्क फोर्स में थी, बेरोजगारी के जो प्रकार थे उनमें काफ़ी आपको आनंद आया था, मुझे पता है, मैंने अच्छा डायग्राम से समझाया था। फिर मैंने बेरोजगारी मापन की जो अवधारणाएं थी 3, वो भी काफ़ी अच्छी तरह से आपको समझाई थी, सारी याद करवाई थी दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों आपका ये भी चैप्टर पूरा हो गया है। खुशी बनाओ, आनंद बनाओ, पूरा इस चैप्टर को याद कर लो। पूरे क्वेश्चन ये कि ये आने वाले हैं, हम आपको एग्जाम में याद आने वाले हैं दोस्तों। घबराने की कतई आवश्यकता नहीं, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारा आशीर्वाद लेते रहिए और आप भी हमें आपका सहयोग देते रहिए दोस्तों। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप सभी को नमस्कार।